हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम पाथ फाइंडर का काइनेमेटिक्स चैप्टर का ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसको आप देख रहे हैं। ये प्रॉब्लम क्या बोल रहा है? ये प्रॉब्लम बोल रहा है कि एक टेबल है, मान लो इस तरह की हॉरिजॉन्टल टेबल है, और इस हॉरिजॉन्टल टेबल के लिए के ऊपर कहीं पे 2 मीटर की हाइट पे एक हनी बी है, ये वाली, जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 20√2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है। और किसी पर्टिकुलर टाइम पे ये एक हनी की ड्रॉप से जस्ट वर्टिकली ऊपर है, 2 मीटर ऊपर। फिर ऑल ऑफ ए सडन इसको लगता है कि यहाँ पे मुझे ड्रॉप पे आना है, ड्रॉप पे जल्दी से जल्दी पहुँचना है। तो बताओ सबसे कम टाइम में कैसे पहुँच जाएगी? ये गिवन है कि ये हनी बी अपने विंग्स को बीट करके बहुत तेज़ जब जाना चाहेगी तो वो मैक्सिमम 400√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन अचीव कर सकती है। और ये एक्सेलरेशन इतना बड़ा है कि प्रैक्टिकली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कंसिडर करने का कोई पॉइंट ही नहीं है। और यहाँ पे ये लिख भी दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है, कि कोई रिएक्शन टाइम भी मत लेके चलो। दैट मीन्स जैसे ही उसने सोचा ड्रॉप की तरफ, वो तुरंत ही मुड़ लेगी उसकी तरफ, मतलब पहुंचने के लिए कोशिश करेगी। और दूसरी चीज ये है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को भी कंसीडर नहीं करना है। तो बताना है कि कितने मिनिमम टाइम में ये ड्रॉप तक पहुंच जाएगी। अब इस प्रॉब्लम को अगर हम यहीं पे ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, मतलब कि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हम लोग देखें, यहाँ पे ग्राउंड पे खड़ा हुआ कोई ऑब्जर्वर देखेगा तो किस तरह से इसका मोशन देखेगा। ये दिख ही रहा है कि ये हनी बी जो है आगे की तरफ जा रही है। तो आगे की तरफ चली गई तब तो पहुंच ही नहीं पाएगी। यहाँ पे पहुंचना तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, इधर आगे की तरफ, मतलब राइट वर्ड वाली डायरेक्शन को अगर मैं एक्स एक्सिस बोल दूं तो राइट वर्ड डायरेक्शन में उसको कोई नेट डिस्प्लेसमेंट करना नहीं है, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे आना है। तो थोड़ा मोशन इसको आगे करना ही पड़ेगा क्योंकि इसकी इनिशियल वेलोसिटी ही कुछ राइट की है। तो अब ये थोड़ा मोशन आगे करेगा और थोड़ा मोशन पीछे करेगा, तो कुछ इस तरह के कर्व्ड पाथ पे इसको चलना पड़ेगा। अब ये एग्जैक्टली कैसा कर्व पाथ होगा, किस डायरेक्शन में उसे अपना एक्सेलरेशन रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बहुत अच्छी तरीके से आंसर करने का कोई लॉजिकल ग्राउंड बन नहीं पा रहा है। तो अब इसमें दूसरा कुछ अपनाते हैं जुगाड़। क्या होगा जुगाड़ कि एक नया ऑब्जर्वर मान लो, और वो ऑब्जर्वर जो है उसकी खुद की वेलोसिटी ऐसी दे दो जिससे इनिशियल वेलोसिटी इसकी ज़ीरो हो जाए, यानी भी कि इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाए, ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस या ऑब्जर्वर चूज कर लेते हैं। तो यहां पे हमने एक ऐसा ऑब्जर्वर ले लिया, ऑब्जर्वर ओ मान लो, जो खुद ऑब्जर्वर राइटवर्ड डायरेक्शन में 20√2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है। तो इस नए वाले ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी ऑफ हनी बी होगी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ हनी बी होगी, वो जीरो हो जाएगी, है ना। क्योंकि अगर मैं इसी हनी बी, वेलोसिटी ऑफ हनी बी, इसको मैं एच से लिख देता हूँ, वेलोसिटी ऑफ हनी बी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ओ लिखूंगा, वी एच ओ वेक्टर, तो आई कैन राइट वी एच वेक्टर माइनस वी ओ वेक्टर, ऐसे लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ पे मुझे पता है वी एच और वी ओ दोनों की वैल्यू मैंने ऑलरेडी सेम ले रखी है, 20√2 राइट वर्ड, 20√2 राइट वर्ड। तो इस ऑब्जर्वर के लिए जीरो वेलोसिटी पे आ गया। और यही काम सेम हम लोग करेंगे तो दिखेगा कि जो ये हनी की ड्रॉप है ये वाली, ये अब पीछे की तरफ चलने लग गई विद कांस्टेंट वेलोसिटी 20√2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इन दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना, इस वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। क्या फायदा हुआ इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का? थोड़ा एनालिसिस को हमारे आसान बना देगा। कैसे आसान बनाएगा? अब खुद देखो कि हनी बी इनिशियली रेस्ट पे है, नीचे एक ड्रॉप है जो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती जा रही है, और इस तक पहुंचना है इस हनी बी को सबसे जल्दी। तो सबसे जल्दी पहुंचने के लिए वो क्या करेगा, सबसे जो भी पॉसिबल होगा सबसे छोटा रास्ता वो चूज करेगा जिससे वहां तक पहुंच जाए, और जितनी उसकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकती है वो सारी की सारी पंप इन करेगा कि जल्दी से जल्दी पहुंचे, ठीक है। तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं हो सकता कि सबसे छोटा रास्ता वो सीधे नीचे आ जाए। सबसे नीचे अगर सीधे वर्टिकली नीचे आना चालू कर दिया इसने फुल एक्सेलरेशन के साथ, तो जब तक वो आएगा कुछ टाइम तो लगेगा ही, उतने में ये आने भी आगे पहुंच जाएगा। तो सीधी सी बात है, दूसरा तरीका ऐसा हो सकता है कि वो कुछ वर्टिकल के साथ एंगल बनाते हुए, वर्टिकल के साथ सर्टेन एंगल बनाते हुए, लेट्स से दैट एंगल इज थीटा, इस थीटा एंगल बनाते हुए मान लो इस वाले पाथ पे चलता हुआ है, इस वाले पाथ पे चलता हुआ है।
और ऐसे ऐसे करते हुए यहाँ पे एग्जैक्टली जैसे ही पहुँचे उसी टाइम, मतलब जितने टाइम में ये हनी भी यहाँ से यहाँ तक सीधे लाइन पे चलते हुए यहाँ पे पहुँच रहा है, उतने ही टाइम में लिक्विड की या इस हनी की जो ड्रॉप है वो इधर लेफ्ट की तरफ आ जाए और दोनों एक साथ पे हो जाएंगे, एक टाइम पे मिल जाएंगे। तो दिख रहा है कि जो पॉसिबल शॉर्टेस्ट रूट था वही लिया, जितना पॉसिबल मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकता था हनी बी का उतना ही लिया। वो एक्सेलरेशन ए है, ए की वैल्यू में पता है 400√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, अब एक बार इक्वेशन लिखना चालू करते हैं। तो मान लो कि ये टाइम जो लगा वो टी टाइम लगा, तो टी टाइम में देखो हनी बी जो है वो यहां से यहां तक की डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। ठीक है, और इस डिस्टेंस का अगर मैं बोलूं, इधर एक्सेलरेशन ए है, इस डिस्टेंस का एक कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा वर्टिकल, एक इधर वर्टिकल कंपोनेंट होगा और एक लेफ्ट की तरफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। ठीक है, सिमिलरली यहां पे देखो इस वाले केस में जो ड्रॉप है वो ड्रॉप सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है लेफ्ट की तरफ। कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा हमें पता है कि जितनी उसकी वेलोसिटी है मल्टीप्लाइड टाइम, क्योंकि नॉन एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है। तो ये ड्रॉप जो है 20√2 इंटू टी के बराबर डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट की तरफ करेगा और सेम एग्जैक्टली डिस्प्लेसमेंट सेम टाइम में इस हनी बी ने किया किधर, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेफ्ट की तरफ। तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेफ्ट की तरफ अगर मैं लिखूंगा तो एक्सेलरेशन ऑफ हनी बी विल बी कंपोनेंट ऑफ ए, और जो कि इस वाले डायरेक्शन में कंपोनेंट है, यहां पे मैं येलो से बनाता हूं, इधर की तरफ कंपोनेंट है। और इस कंपोनेंट को कितना लिख सकते हो, ए साइन थीटा, और जो डाउनवर्ड वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट आएगा वो कितना आ जाएगा, ए कॉस थीटा। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है यहाँ पे, क्योंकि थीटा इज फिक्स्ड, ए इज कांस्टेंट 400√3, जो भी मैक्सिमम हो सकता था उतना ही लगाएगा वो। तो अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ हनी बी का विच इज 20 सॉरी इस हनी की ड्रॉप का विच इज 20√2 इंटू टाइम टेकन टी, दैट विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट या हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस हनी बी विच इज इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, तो सेकेंड इक्वेशन अगर मैं यूज करूं तो ut वाला पार्ट हो गया जीरो प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो प्लस हाफ एक्सेलरेशन ए की वैल्यू कितनी है 400√3 है, हाफ ए इंटू कॉम्पोनेंट भी हमें लेना था हॉरिजॉन्टल विच इज ए साइन थीटा, तो इंटू साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर, ये इतना आ गया। इस वाली इक्वेशन से देखो तो टी से टी कैंसिल हो रहा है, टी से टी का इधर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और चाहो तो टी की वैल्यू निकाल के लिख सकते हो। टी की वैल्यू आ जाएगी 20√2 बाई बेसिकली 400/2, 200 हो जाएगा, तो 20 से कैंसिल हो गया, √2 बाई 10√3 और नीचे में एक आ गया साइन थीटा। ठीक है, ये टी की वैल्यू आ गई, तो एक इक्वेशन यहां से हमारे पास आ गई। दूसरा वर्टिकल डायरेक्शन के लिए लिख लो, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में हनी बी 2 मीटर की डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ ट्रैवल कर रही है। सेकेंड इक्वेशन फिर से लगाओ, तो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल 2 इक्वल टू यूटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द हनी बी इज जीरो, वर्टिकल में भी तो यूटी इज जीरो प्लस हाफ एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है ए कॉस थीटा विच इज 400√3 इंटू कॉस थीटा हाफ ए कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर, यहाँ से आ गया टी स्क्वायर की वैल्यू। अब क्या करो कि इस वाली जो सेकेंड इक्वेशन में वैल्यू ऑफ टी पुट कर दो, तो वैल्यू ऑफ टी पुट करके इसको दूसरी साइड लेके पहले जाते हैं, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 से 400 का कैंसिल करो तो इधर बचेगा 1 इक्वल टू 100√3 इंटू कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर कैन बी रिटन एज, यहाँ से फर्स्ट वाली इक्वेशन से 2/100 इंटू 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये बनेगा। तो अब इस इक्वेशन को एक बार सॉल्व भी कर लेते हैं। तो यहाँ से 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, √3/3 को चाहोगे तो इधर रख दो और साइन स्क्वायर थीटा को दूसरी साइड लेके जाओ,
साइन स्क्वायर थीटा को आई कैन राइट एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स, यहाँ पे देखो 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा, और ये वाला पार्ट √3/3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नीचे में सिर्फ √3 लिख दूँ. ठीक है. अब ये दिख रहा है कि कॉस थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, तो आई कैन राइट दिस इक्वेशन एज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2/√3 cos theta minus 1 equals 0. So the value of, या दो वैल्यूज जो भी आएंगी cos theta की, values of cos theta will be equal to minus b, which is minus 2/√3 plus minus root of b square, which is 4/3 minus 4ac. सो माइनस माइनस से यहाँ पे प्लस हो जाएगा, +4 डिवाइडेड बाई 2a विच इज 2. ओके. तो अब इसमें से यहाँ पे देखो सेकेंड वाले अंडर रूट के अंदर से 4 पूरा कॉमन ले लो, तो रूट के अंदर से बाहर निकल के आके कितना हो जाएगा, वो 2 बन जाएगा. यहाँ से 4 कॉमन ले लिया तो ये 1 1 बन गए, और रूट के बाहर में 2 हो गया. इस 2 को इस वाले 2 से और इस वाले 2 से कैंसिल भी कर सकते हैं, तो विल गेट cos थीटा एज -1/√3 प्लस एंड माइनस 1/3 प्लस 1 विल बी 4/3, और उसका अंडर रूट कितना बन जाएगा, 2/√3. अच्छा, दो पॉसिबल वैल्यूज अब यहां से आ रही हैं, माइनस ऑफ 3/√3 विच इज माइनस ऑफ √3, एंड अनदर वैल्यू इज प्लस 1/√3 cos थीटा की. अब यहां से सीधा सा पता है कि दिस वैल्यू कैन बी रिजेक्टेड बिकॉज cos थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती, -1 से छोटी नहीं हो सकती. यहाँ तो -1 से भी छोटा आ गया, तो ये तो रिजेक्ट हो गई. तो द एक्चुअल आंसर ऑफ cos थीटा इज 1/√3. और टाइम हमें क्वेश्चन में निकालना था, तो अब यहां से देखो फर्स्ट वाली इक्वेशन में बस साइन थीटा की वैल्यू पुट करो. अब cos थीटा पता है तो ट्राइंगल से निकाल लोगे ना साइन थीटा कितना होगा, या जैसे भी साइन आइडेंटिटी का यूज करके साइन कॉस. ये थीटा हो गया, cos का मतलब हो गया बेस बाय हाइपोटेनस, सो बेस बाय हाइपोटेनस इज 1/√3. तो यहाँ से हाइट आ गई कितनी, √2 आ गई. तो साइन थीटा कैन बी रिटन एज हाइट बाय हाइपोटेनस विच इज √2/√3. फर्स्ट वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट करो तो t इक्वल टू कितना आ गया, √2/10√3, और नीचे में थे साइन थीटा, तो अब साइन थीटा का आप उल्टा करके लिख सकते हो, √3/√2 बेसिकली. √3 यहाँ से कैंसिल हुआ, √2 यहाँ से कैंसिल हो गया. t की वैल्यू आ गई 1/10 सेकेंड, या सिंपली t इक्वल टू 0.1 सेकेंड. सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर. तो अगर ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो इसके जैसे और भी पाथफाइंडर के प्रॉब्लम्स और इसके अलावा थ्योरी के पार्ट भी मैंने, आप चाहो तो प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो यहाँ पे चैनल पे. और अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स को. थैंक यू.